विनाश के। आप जो है, अगर मैं कंस्ट्रक्टिव कुछ बात करूं तो इसमें ही एक जोड़ होगा। आप जो है, आप जो है, और इसीलिए आपको आसान भी पड़ेगा, सद्भाव बनाना भी आसान होगा, क्योंकि आपको मैं अंगीकार करता हूं जैसे आप हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहता हूं कि इस कमीज के ऊपर आप एक बंडी और पहन लें, उससे आप और अच्छे लगेंगे। कुर्ता तो बहुत अच्छा है, आदमी आप बहुत अच्छे हैं, ये बंडी और पहने, इससे और सुंदर हो जाएंगे। इसलिए आप राजी हो जाते हैं, क्योंकि आपको तो मैं बदलने को कुछ कहता नहीं, कुछ छोड़ने को कहता नहीं, कुछ तोड़ने को कहता नहीं। आपको मैं पूरा स्वीकार करता हूं और कुछ एडिशन करता हूं आपको। इसको आप कंस्ट्रक्शन कहते हैं। साधारणतः हम इसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि आप जैसे हैं उसको हम स्वीकार कर लें। निश्चित ही मुझे काम में सुविधा होगी, मैं आपको बंडी पहना दूंगा, लेकिन आपको बंडी पहनाने से मुझे कोई प्रयोजन ही नहीं। मैं आपको बदलना चाहता हूं, आपको सुधारना संवारना नहीं चाहता। आप सुधरे समरे होकर भी यही रहेंगे जो आप हैं। हो सकता और खतरनाक हो जाए, क्योंकि अभी शायद कभी कभी आपको अपना शरीर भी दिखाई पड़ जाता हो, बंडी पहन के वो भी दिखाई ना पड़े, और कोट पहन के फिर और भी दिखाई पड़ना बंद हो जाए। तो मौलिक रूप से तो मैं आपको मिटाना चाहता हूं, मिटाना चाहता हूं, और उस मिटाने में बड़ी लंबी यात्रा है। और अभी तो आपके विचार पे चोट करूंगा, कल आपके भाव पे चोट करूंगा, परसों आपके पूरे अस्तित्व पे चोट करूंगा। तो अगर विचार से ही आप भाग खड़े हुए तो मैं समझता हूं अपना कोई संबंध नहीं, क्योंकि और गहरी चोट कैसे आप सहेंगे। गांधी आपके लिए विचार से ज्यादा नहीं, ठीक है, वो आपकी विचारधारा है। मोहम्मद आपकी विचारधारा है, महावीर आपकी विचारधारा है। अगर विचार का इतना मोह है, सिर्फ विचार का, तो आप अपने अस्तित्व को बदलने वाले आदमी नहीं। तो मेरे लिए तो उपयोगी है वो कि मैं देख लेता हूं कि आदमी बदलने वाला आदमी है कि सिर्फ जोड़ने वाला आदमी है। तो मैं तो आपके विचार पे चोट करके आपकी बिल्कुल परिधि पे चोट कर रहा हूं। अगर वहीं से आप भाग खड़े होते हो, मेरा आपसे संबंध टूट जाता है, तो मैं समझता हूं कि अच्छा हुआ झंझट में मैं नहीं पड़ा, क्योंकि ये काम होने वाला नहीं था। आगे चोट तो मुझे और गहरी करनी पड़ेगी। कल आपके भाव पे भी चोट करूंगा, कल आपके अस्तित्व पे भी चोट करूंगा। जिनको भी इतनी गहरी चोट करनी, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उत्सुक है, वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते। और जो कंस्ट्रक्टिव है उनसे कभी ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हुआ नहीं, वो चाहे गांधी हो चाहे विनोबा। इन दोनों को मैं कंस्ट्रक्टिव आदमी कहता हूं। इनसे किसी का कोई ट्रांसफॉर्मेशन कभी हुआ नहीं। तो अगर मुझे भी नितत्व भर करना हो, तो वो जो नित सलाह देते हैं, उचित सलाह देते हैं। अगर मुझको भी एक महात्मा बन के बैठ जाना हो तो वो बहुत सरल मामला है, उससे ज्यादा सरल कोई काम नहीं है। तब मैं आप जैसे उसको स्वीकार करता हूं और सजा देता हूं आपको, थोड़ा आपके अहंकार को और फुसलाता हूं और सजा देता हूं, तो आपको परसुएट कर लेता हूं। लेकिन तब बस मैं नेता हो पाता हूं और कुछ भी नहीं होता, मैं महात्मा हो पाता हूं। इससे ज्यादा कोई आप पर मैं कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि आपको तो मैं पहले ही स्वीकार करके चल पड़ा। अब तो आपके साथ तो कुछ करने का उपाय नहीं। तो मेरे जैसे व्यक्तियों को तो अनिवार्य रूप से इस उपद्रव से गुजरना पड़ता है। वो उपद्रव नया नहीं है, वो पुराना है। अच्छा, और मजा ये है कि महावीर ने जिन लोगों के खिलाफ कहा, महावीर जैसे आदमी को फिर महावीर के खिलाफ बोलना पड़ता, क्योंकि तब तक महावीर की भी अनुगामी वहीं खड़ा हो गया होता है जहां उपनिषद अनुगामी महावीर के वक्त खड़ा था। ये झगड़ा महावीर से नहीं, महावीर का जो झगड़ा था वही ये झगड़ा है। दिखता है कि महावीर से है, क्योंकि महावीर को उपनिषद के अनुयायी के साथ लड़ना पड़ा था, क्योंकि उपनिषद स्टेटस को हो गया था। अब मुझे महावीर से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि महावीर स्टेटस को। इसमें महावीर की सहानुभूति मेरे साथ सदा होगी ही, क्योंकि मैं काम वही कर रहा हूं। और ऐसा नहीं कि काम कोई खत्म हो जाने वाला है। कल मेरे जैसे व्यक्ति को मुझसे लड़ना पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं। यानी कल मेरे जैसे व्यक्ति को मुझसे इसी भांति लड़ना पड़ेगा, और मेरी उसके साथ सहानुभूति। किसी न किसी को लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही चाहिए, क्योंकि तब तक मैं सेटल्ड हो जाऊंगा। मैं कुछ लोगों के मन पर बैठ जाऊंगा, जिनके मन पर मैं बैठ जाऊंगा
उनको अनसेटल करना पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि में वो जो मित्र कहते हैं बड़ी गणित की चालाकी की होशियारी की बात कहते हैं, ठीक कहते हैं। नेतृत्व के लिए वही जरूरी है वो कहते हैं, लेकिन मुझे उसमें उत्सुकता ही नहीं। मुझे उत्सुकता आप में है, और आपके लिए कुछ हो सके तो उसमें उत्सुकता है, और उसके लिए वो जो सर्जरी है बहुत जरूरी चीज है। और विचार उसमें सबसे कमजोर हिस्सा, जिस पर पहले चोट की जानी चाहिए। अगर उस पर ही चोट करने से आप तिलमिला जाते हैं तो फिर भीतर तो और चोटें करनी बहुत मुश्किल है, फिर तो और गहरा अहंकार भीतर वो और गहरा होता चला जाता है। इधर मेरे लिए तो वो परीक्षा का उपाय बन गया है। यानी मैं तो मानता हूं कि मेरे खंडन वगैरह को सुन के, मेरे क्रिटिसिज्म सुन को भी कोई मेरे पास आ रहा है तो मैं समझता हूं इस आदमी के साथ कुछ आगे मेहनत की जा सकती है। मैं उसको कहता नहीं कि वो मुझे माने, मेरे खंडन को माने, इसको भी नहीं कहता, लेकिन फिर भी मेरे पास आ रहा है और मेरे डिस्ट्रक्टिव ढंग से भाग ही नहीं गया है, तो मैं समझता हूं कि ये आदमी डिस्ट्रक्शन के लिए तैयार हो सकता है। इसके भीतर कुछ तोड़ा जा सकता है और ये आदमी थोड़ी देर टिक सकता है। अन्यथा हम सबकी मान्यताएं ऐसी हैं कि बड़ी कठिनाई, बड़े मजेदार मामले हैं। और एक आदमी तो नहीं है कोई। गुजरात में कोई गांधी का भक्त है, कोई मार्क्स का भक्त है, बंगाल में कोई मार्क्स का भक्त है, कोई गांधी का दुश्मन है, कोई महावीर का भक्त है, कोई मोहम्मद का। लेकिन इन सब का माइंड एक है। मेरी लड़ाई उस माइंड से है। वो इनको थोड़े दिन में समझ में आने लगेगा, क्योंकि जब मैं गांधी से लड़ता हूं तो मार्क्सिस्ट मेरे पास आ जाता है। वो कहता है बड़े आनंद, आप बिल्कुल सच बात करें। साल भर बाद वो एकदम भाग खड़ा होता है। जब मैं मार्क्स के खिलाफ बोलता हूं तब वो भाग जाता है कि नहीं, ये आदमी गड़बड़ हो गया है, वो पहले बिल्कुल ठीक है। ये 5-10 वर्ष लगेंगे कि लोग समझेंगे कि मुझे न मार्क्स से कोई लेना न गांधी से, इररिलेवेंट है ये तो। आपके माइंड से मुझे लड़ना है तो गांधी के भक्त से लड़ना तो मैं गांधी के खिलाफ बोलूंगा, और मार्क्स के भक्त से लड़ना तो मार्क्स के खिलाफ बोलूंगा। और कई बार इन दोनों बड़ा कंट्राडिक्शन दिखाई पड़ेगा ही, क्योंकि मार्क्स के खिलाफ लड़ना है तो और ढंग से लड़ना पड़ेगा, और गांधी के खिलाफ लड़ना है तो और ढंग से लड़ना पड़ेगा। ये दोनों बातों में कई बार इनकंसिस्टेंसी भी दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अगर मुझे गांधी के खिलाफ लड़ना हो तो मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूं। मुझे तो एक तरह के माइंड से लड़ना है। वो माइंड जो मार्क्स को पकड़ लेता है, गांधी को पकड़ लेता है, बुद्ध को पकड़ लेता है, उस माइंड से लड़ना है। उस माइंड से लड़ने के लिए मुझे ना इन विचारों से भी लड़ना पड़ता है। इनसे मुझे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन ये लड़ाई करनी पड़ेगी। और अगर सिर्फ महात्मा बन के रह जाना हो किसी आदमी को तो बहुत सरल है। उससे ज्यादा सरल काम तो है ही नहीं, और हमारे मुल्क में तो उससे ज्यादा सरल काम है ही नहीं। इसलिए इधर जो ये सलाह मित्र देते हैं, इन्हीं मित्रों की सलाह है। इन्हीं तरह के सोचने वाले लोग हजारों हैं, उनसे कुछ हो नहीं पाता नहीं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपनी अपनी परिस्थिति की पैदाश है। मान लीजिए कि महावीर, बुद्ध, गांधी सब अपनी अपनी परिस्थिति और अपने अपने सर्कमस्टेंसेस है, उनकी वो पैदाश है। तो विचारों के साथ अगर झगड़ना ही है तो फिर व्यक्ति निरपेक्ष विचारों के साथ अगर झगड़ा जाए तो अच्छा नहीं होगा। क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान को कभी हमारे अनजानपन से अन्याय भी हो सकता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है, एक तो ये कि ये हमारी जो सोचने के ढंग है, व्यक्ति को अलग करें, विचार को अलग करें, ये सही नहीं है। गांधी के सब विचार अलग कर लें तो गांधी में बसता क्या है? कुछ भी नहीं बसता। ये मोहनदास नाम का आदमी किसी मतलब का, इससे कुछ लेना देना। ये आदमी जो कुछ भी है ये एक इकट्ठा जोड़ है। और गांधी के व्यक्तित्व को अलग कर लें तो विचारों में क्या बसता है? तो किताबों में बहुत विचार रखे हुए, मुर्दा किताब रह जाए। व्यक्ति और विचार ऐसी कोई दो चीजें नहीं है। व्यक्ति ही विचार है, विचार ही व्यक्ति है। बस अस्तित्व में तो इकट्ठे हैं, इसलिए हम एक से नहीं लड़ सकते। हालांकि वो भी चालाकी की जाती है, वो चालाकी की जाती कि नहीं। गांधी के व्यक्तित्व को तो हमें कोई मतलब नहीं। मेरा तो इस विचार से विरोध है, पूरे विचार से नहीं, इस विचार से विरोध है। ये सब आत्मरक्षा के उपाय हुए।
दूसरी बात कि सब अपनी परिस्थिति की उपज है, लेकिन वही परिस्थिति रावण भी पैदा करती, वही परिस्थिति राम भी पैदा करती। आज परिस्थिति दुनिया में एक है, लेकिन 3 अरब आदमी, 3 अरब ढंग के आदमी। माना कि हम परिस्थिति के उपज होते हैं, लेकिन एकदम परिस्थिति की ही उपज नहीं होते। हम भी होते, जो परिस्थिति को उपजाता रहता है, वो भी होता है हमारे जीवन। परिस्थिति भी हमारा चुनाव हो, परिस्थिति को भी हम बदलते हैं। परिस्थिति को बदलने में हम अपने को भी बदलते हैं और निर्धारित होते हैं। तो कोई व्यक्ति निपट परिस्थिति की उपज नहीं। तीसरी बात, जब महावीर के विरोध में कुछ कह रहा हूं या बुद्ध के या किसी के भी, तो असली सवाल महावीर बुद्ध से नहीं। अगर दुनिया में अनुयायी न रह जाएं, तो मैं बुद्ध महावीर की बात ही बंद कर दूं। मुझे उनसे तो कुछ लेने देना नहीं। जिस दिन दुनिया अच्छी होगी और अनुयायी नहीं होंगे, समझदार लोग होंगे, तो अनुयायी सिर्फ नासमझी हो सकते। जिस दिन दुनिया समझदार होगी और अनुयायी नहीं होंगे, महावीर को लोग पढ़ेंगे, समझेंगे, बुद्ध को पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन कोई किसी का अनुयायी नहीं होगा। उस दिन मेरे जैसे आदमी को बड़ी सुविधा हो जाएगी। हम महावीर बुद्ध की बात भी नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें बीच में लाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता। उनसे आज भी कोई प्रयोजन नहीं। आज भी प्रयोजन आपसे, गांधीवादी से, बुद्धवादी से। ये जो वादी का चित्त है, ये वादी का चित्त कहता है कि आपको जो कहना है वो आप कहो, हमारे बात को मत छेड़ो, हमारे गुरु को मत छेड़ो। हमें उसको गुरु से मतलब, उसका गुरु तो मर चुका, उसको हमारे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। हम उस गुरु को मारने जा नहीं रहे, वो हमारे बिना ही मर गया। हम इससे छेड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका गुरु न छेड़ा जाए तो ये आदमी नहीं छेड़ता। ये अपने दरवाजे पे गुरु को खड़ा किए हुए, ये अपने दरवाजे पे झंडा लगाए हुए गुरु का, ये कहता है इस झंडे को भर मत उतार। और ये इसका सुरक्षा कवच है। ये झंडा उतारना पड़े, ये लड़ाई लेनी पड़े। मेरी अपनी जो दृष्टि है वो ये है कि व्यक्ति का आमूल जो रूपांतरण है, उस आमूल रूपांतरण में उसकी विचार की प्रक्रिया से, उसके बात के ढंग से, उसकी आइडियोलॉजी से, उसकी पकड़, वो जो क्लिंगिंग है उसको तोड़ना पड़े। अगर हम उसे किसी तरह अपरूट नहीं कर पाते हैं उसकी जड़ों से, तो हम उसे नई जड़ों पर नहीं ले जा सकते। उसका कोई उपाय नहीं। और इसलिए वक्त मेरी बात में हमेशा देर लगने वाली है। ठीक है, देर लगेगी, स्वभावता वो स्वभाव। लेकिन ये आपने कहा ना, एक दो साइड हो गई, जो अटैक करता है और जिनके पर अटैक किया जाता है। तो आत्मरक्षा का प्रबंध, और शायद कोई अगर इससे कोई अच्छा शब्द मुझे मिल सके तो मुझे आनंद होगा। लेकिन आत्मश्लाघा का प्रपंच, वो दोनों के बीच में एक छोटी सी लकीर है। कहाँ पर उसका जजमेंट कैसे निकालना कि अगर आप कुछ कहते हैं कि मैं कुछ कहूँ कि किसी ने भी कहा, तो एक और कह सकते हैं कि गांधीवादी या तो विनोबावादी या तो महावीरवादी इनकी आत्मरक्षा का प्रबंध है, क्योंकि ये करते हैं। कोई आपके लिए भी वैसा कह सकता है कि वो रजनीश जी का आत्मश्लाघा का प्रपंच है। दोनों के नहीं, दोनों के बीच में मैं तो आपको समझना चाहता हूँ कि वहाँ कैसे अलग कर सकते हैं, नहीं जजमेंट कैसे लगाना। मैं कहता नहीं कि हम जजमेंट लगाएं या हम अलग करें या उस चिंता में पड़े। इसलिए नहीं कहता हूं कि अगर मैं किसी दिन किसी के पास पूछने जाऊं तो मुझे शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, मुझे सत्य चाहिए, तभी सवाल उठता है। वो जो महावीरवादी है, अगर उसकी आत्मरक्षा का उपाय नहीं है और महावीर से उसने कुछ पा लिया है, तब उसकी खोज बंद हो जानी चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं वो है महावीरवादी, आया मेरे पास, ठीक है, मैं उसके पास नहीं गया। यानी अगर आत्मश्लाघा में जी रहा हूं तो ये मेरा नरक बनेगा, इसमें किसी को क्या लेना देना है। मेरी जो मजे की बात है ना, वो महावीरवादी आया मेरे पास। अब एक जैन मुनि मेरे पास आते हैं, अब वो कहते हैं कि मैं आचार्य तुलसी का दीक्षित साधु